रात के वक्त जब चांद आसमान में चमकता और सारे घर अंधेरे में डूब जाते, तब रमन को कहानियां सुनना सबसे अच्छा लगता था। जैसे ही पापा कमरे में आते, रमन घुड़की मारकर कहता, पापा, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? पापा मुस्कुराते हुए बिस्तर पर बैठ जाते और कभी जंगल के बहादुर शेर की कहानी सुनाते, तो कभी चालाक लोमड़ी के किस्से। रमन ध्यान से सुनता, मानो कहानी का हिस्सा ही बन गया हो। कभी कभी कहानियों में राजकुमार और राजकुमारियां होती, तो कभी चतुर राजाओं के किस्से होते। पापा हर किरदार की आवाज अलग अलग बनाते, जिससे कहानी और भी मजेदार हो जाती। कहानी सुनते सुनते रमन की आंखें धीरे धीरे झपकने लगतीं। कभी कभी कहानी खत्म होने से पहले ही वह सो जाता, लेकिन सपनों में भी उसे वही जंगल, वही राजकुमार दिखाई देते। रमन को पता था कि पापा की कहानियां जादू की तरह काम करती हैं। वे उसे नई दुनिया घूमने ले जाती हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका देती हैं। सोने से पहले पापा की कहानियां सुनना रमन के लिए रात का सबसे सुहाना हिस्सा होता था। रात होते ही सोनिया और राहुल अपने कमरे में इकट्ठे हो जाते। बाहर अंधेरा छा जाता, लेकिन उनकी मेज पर लैंप की रोशनी जगमगाती रहती। दोनों भाई बहन को रात को सोने से पहले कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। सोनिया को जादुई परियों की कहानियां पसंद थी। वह किताबों में खो जाती, जहां परियां इंद्रधनुषी पुल पार कर लेती या बात करने वाले जानवरों से मिलती। राहुल को रोमांच पसंद था। वह अंतरिक्ष यात्रियों के कारनामों वाली किताबें पढ़ता या समुद्री डाकुओं के खजाने की खोज में खो जाता। कभी कभी वे बारी बारी से कहानियां पढ़ते थे। सोनिया अपनी जादुई आवाज में परियों की कहानी पढ़ती, तो राहुल समुद्री लहरों की आवाज निकालते हुए जहाज के सफर का वर्णन करता। कहानियों में खोए हुए उन्हें अक्सर देर हो जाती। अचानक दरवाजा खुलता और मम्मी कहती, अब सो जाओ, देर हो चुकी है। हालांकि किताबें अपने तकिए के नीचे छिपा लेना उनका छोटा सा राज था। कभी कभी रात को अचानक उठने पर भी वे चुपके से थोड़ा और पढ़ लेते थे। कहानियां पढ़ने से सोनिया और राहुल को बहुत मजा आता था। उन्हें नई दुनिया देखने को मिलती, नए शब्द सीखने को मिलते और उनकी कल्पना शक्ति भी दौड़ती थी। उनके लिए रात का समय कहानियों में खो जाने का खास समय होता था। रिया, राहुल और रवि तीनों भाई बहन दादी के पुराने अटारी में खिसाने की तलाश में जुटे थे। दादी अक्सर बचपन में समुद्री डाकुओं के खिसाने की कहानियां सुनाती थी। एक दिन उन्हें दादी की डायरी मिली, जिसमें एक रहस्यमय नक्शा बना हुआ था। नक्शा देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वे मानने लगे कि शायद दादी की कहानी सच हो। जल्दी से उन्होंने बाल्टी में रेत भरकर समुद्र का किनारा बनाया और नक्शे के हिसाब से उसमें खिलौनों के झंडे गाड़ दिए। सबसे बड़ी रिया ने कप्तान की भूमिका निभाई। राहुल बीच का भाई तोता बना, जो नक्शा पढ़ने में मदद करता था। सबसे छोटा रवि निडर नाविक बना। वे बाल्टी के समुद्र में कागज की नाव चलाते हुए नक्शे के निशान ढूंढ रहे थे। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं, तूफान, हवा फूकना, राक्षस, बड़े भाई का डरावना मुंह बनाना और भंवर, छोटे भाई का चम्मच से पानी घुमाना। आखिरकार वे नक्शे के आखिरी निशान पर पहुंचे, जो उनके बगीचे के एक कोने में था। वहां खुदाई करने पर उन्हें एक लोहे का डिब्बा मिला। अंदर पुराने सिक्के, रंगीन पत्थर और दादी का एक प्यारा सा खत था। खत में दादी ने लिखा था कि असली खजाना तो उनके साथ बिताए पल और उनकी आपसी प्यार है। भाई बहनों को दादी की बात समझ में आ गई। भले ही उन्हें सोने का खजाना नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक यादगार रोमांच और दादी का प्यार मिला। सुबह की मीठी धूप खिली हुई थी। गुंजन और रोहित अपने नाना जी के साथ पिकनिक मनाने जा रहे थे। नाना जी ने पिछले हफ्ते ही उन्हें पिकनिक का वादा किया था, तो आज दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे। कार में बैठते ही गुंजन ने पूछा, नाना जी, हम कहाँ जा रहे हैं? नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम झील के पास चलेंगे। वहां पेड़ों के नीचे स्वादिष्ट खाना खाएंगे और तुम दोनों खूब खेलोगे। थोड़ी देर की गाड़ी की सवारी के बाद वे खूबसूरत झील के किनारे पहुंच गए। नाना जी ने एक पेड़ के नीचे बड़ी सी चादर बिछाई।
गुंजन और रोहित ने तुरंत ही पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। नाना जी ने उनकी लाए हुए डिब्बे से स्वादिष्ट समोसे, पकौड़े और फल निकाले। सबने मिलकर झील के किनारे बैठकर मजे से खाना खाया। खाना खाने के बाद गुंजन और रोहित ने झील के किनारे पत्थर फेंके, रेत में मूर्तियां बनाईं और तितलियों को पकड़ने की कोशिश की। नाना जी भी उनके साथ हंसते हुए खेलते रहे। शाम ढलने पर वे थके हुए लेकिन खुश होकर वापस घर लौट आए। रास्ते में गुंजन ने पूछा, नाना जी, अगली बार हम कहाँ पिकनिक मनाएंगे? नाना जी ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, तुम्हें जो जगह पसंद आए हम वहीं जाएंगे। गुंजन और रोहित को पता था कि नाना जी के साथ हर पिकनिक खास होती है, क्योंकि उनके साथ बिताया हर पल खुशियों से भरपूर होता है। दूर समुद्र के बीच एक जहाज पर रहता था निडर समुद्री लुटेरा स्ट्रे। स्ट्रे की दाढ़ी घनी थी और उसकी एक आंख पर हमेशा एक काला कपड़ा बंधा रहता था। वह अपने जहाज द थंडरस्टॉर्म पर सवार होकर खजाने की तलाश में निकलता था। एक दिन स्ट्रे को एक तोते की बात सुनने को मिली, जिसके पास एक गुप्त नक्शा था। नक्शा एक सुनहरे द्वीप की ओर इशारा करता था, जहां अनमोल रत्न छुपे थे। स्ट्रे ने तोते को अपने जहाज पर बुला लिया और खजाने की कहानी सच है या नहीं, यह पता लगाने के लिए समुद्र में निकल पड़ा। रास्ते में उनका सामना भयंकर तूफानों और क्रोधित समुद्री राक्षसों से हुआ। स्ट्रे और उसका जहाज का साथी मजबूत मट्टू हर मुसीबत का डटकर सामना करते। तोता नक्शा पढ़कर रास्ता बताता और स्ट्रे जहाज को चलाता। हफ्तों बाद उन्हें दूर क्षितिज पर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। यह वही सुनहरा द्वीप था जिसकी तलाश वे कर रहे थे। द्वीप पर पहुंचकर स्ट्रे और ने नक्शे के अनुसार खोदना शुरू किया। अचानक जमीन से गुर्राने की आवाज आई। उनके सामने एक विशाल सांप निकल आया जो द्वीप का रक्षक था। स्ट्रे और घबराए नहीं, उन्होंने चतुराई से सांप को फंसाया और खजाने तक पहुंच गए। वहां उन्हें सोने के सिक्के, हीरे मोती नहीं, बल्कि ढेर सारे फल, स्वादिष्ट मेवे और साफ पानी मिले। स्ट्रे थोड़ा निराश हुआ, लेकिन तोते ने समझाया कि असली खजाना तो यही प्राकृतिक चीजें हैं। स्ट्रे सहमत हुआ। उसने और ने द्वीप पर भरपूर फल खाए और जहाज पर वापस लौट आए। रास्ते में वे बताते थे कि असली खजाना तो सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ रहना और स्वस्थ रहना है।